नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का ये 14th वीडियो है। प्रश्न संख्या 8 से हम कंटिन्यू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटल, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया तथा उनके कारणों की खोज की। स्किनर के शब्दों में बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह काल वैयक्तिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न अवधि का होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाएं अति प्राचीन काल से मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों में अंतर करती चली आ रही हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी इस प्राचीन परंपरा का अभी तक परित्याग नहीं किया है, पर वह इस धारणा का निर्माण कर चुकी हैं कि छात्रों में अन्य योग्यताएं और कुशलताएं भी होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें कम या अधिक विभिन्नता होती है। इस धारणा को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करते हुए स्किनर ने लिखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार की बात करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक, नक्श, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव उपलब्धि आदि की भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। घर में भाई बहनों में भिन्नता पाई जाती है, जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए स्किनर ने कहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं में वे सभी पहलू शामिल हैं जिनका मापन संभव है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि हम इनमें से केवल सर्वप्रधान का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं का अवलोकन होता है, जैसे रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि। नंबर 2, मानसिक विभिन्नता। मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान और कोई मूर्ख होता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में शैशवावस्था, किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है। इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया गया है। वुडवर्थ का मत है कि प्रथम कक्षा के बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से 160 तक होती है। नंबर 3, संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, कुछ खिन्न चित्त और कुछ प्रसन्न चित्त होते हैं। उनकी संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। नंबर 4, रुचियों में विभिन्नता। रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में कभी कभी आश्चर्यजनक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी को संगीत में, किसी को चित्रकला में, किसी को खेल में और किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि बालकों और वयस्कों की रुचियों में विभिन्नता होती है। इतना ही नहीं, वरन बालकों और बालिकाओं या पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी अंतर होता है। नंबर 5, विचारों की विभिन्नता। विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सामान्य स्वीकार किया जाता है। व्यक्तियों में इन विचारों के विविध रूप मिलते हैं, जैसे उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक आदि। समान विचार या विचारों के व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। विचारों की विभिन्नताओं के अनेक कारणों में से मुख्य है आयु, लिंग और विशिष्ट परिस्थितियाँ। नंबर 6, सीखने में विभिन्नता। सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर में सीखते हैं। इस संबंध में क्रो एवं क्रो ने लिखा है, एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। उनकी सीखने की भिन्नता के कारण है उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होना। नंबर 7, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना पाया जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति एक ही कार्य को अधिक कुशलता से और कुछ कम कुशलता से करते हैं। इस कुशलता या योग्यता में आयु के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। फिर भी जैसा कि क्रो ने लिखा है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी महान विभिन्नता होती है। नंबर 8, चरित्र में विभिन्नता। चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नता का होना अनिवार्य है। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगति, परिवार, पड़ोस आदि सभी का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित करते हैं। नंबर 9, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताओं का अनुभव किया जाता है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सब व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती हैं, और जिनमें होती भी हैं उनमें इनकी मात्रा में अंतर अवश्य मिलता है। ना तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और ना सब कलाकार। नंबर 10, व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताएं हमें किसी न किसी रूप में आकर्षित करती हैं।
हमें जीवन में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामान्य और असाधारण व्यक्तित्व के लोगों से कभी न कभी भेंट हो ही जाती है। हम उनकी योग्यताओं से भले ही प्रभावित ना हो, पर उनके व्यक्तित्व से अवश्य होते हैं। इसलिए टायलर ने लिखा है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। उनका यह विश्वास निम्नलिखित तथ्यों पर आश्रित है। नंबर 1, छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। अतः उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों की 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। अमेरिका के अधिकांश स्कूलों में इसी प्रकार का विभाजन है। नंबर 2, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। मानसिक योग्यताओं की विभिन्नताओं के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन है। अतः व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था किया जाना न केवल वांछनीय वरन आवश्यक है। इस विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की 2 नवीन योजनाएं आरंभ की गई हैं, डाल्टन योजना और बिनेटका योजना। इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस बात पर बल देते हुए क्रो ने लिखा है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितनी ही भिन्न क्यों ना हो। नंबर 3, कक्षा का सीमित आकार। जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है, तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। नंबर 4, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी-पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियाँ गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। नंबर 5, गृह कार्य की नवीन धारणा। व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती। अतः प्राचीन प्रथा के अनुसार सब बालकों को एक सा गृह कार्य देना उनके लिए अन्याय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्यों में अंतर किया जाना विवेक का प्रतीक है। नंबर 6, बालकों में विशेष रुचियों का विकास। यदि सब नहीं तो कुछ बालक ऐसे अवश्य होते हैं जिनमें कुछ विशेष रुचियाँ होती हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और उनके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास करें। नंबर 7, शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। आधुनिक शिक्षा की मांग है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। नंबर 8, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यह अंतर अधिक स्पष्ट होता जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ विषय हो सकते हैं, पर माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। नंबर 9, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा। बालकों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाएं उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न कर देती है। उनके इस भेद को ध्यान में रखकर ही उनके लिए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्ध होना स्वाभाविक है। नंबर 10, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, रुझानों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक व बालिका को अपने इच्छानुसार विषयों का चयन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। संक्षेप में बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार के लाभ पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। मुख्यतः शैशवावस्था बालक्रम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। न्यूमैन के शब्दों में 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच, भार 7.5 पाउंड होता है। वह माँ के दूध पर निर्भर करता है। धीरे धीरे वह आंखें खोलता है
उसका सिर धड़ से जुड़ा जुड़ा रहता है। बाल मुलायम एवं मांसपेशियाँ छोटी एवं कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। नवजात शिशु क्रंदन करता है, इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है। वह भूख के समय रोता है। वह 15-20 घंटे सोता है। धीरे धीरे उसमें ये परिवर्तन अस्थायी होने लगते हैं। आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने का कारण यह है कि इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। इनके फलस्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह अवस्था है वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। क्रो व क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शैशवावस्था के महत्व के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार निम्न हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। स्ट्रैंग के मतानुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यप किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। गुड एनफ के शब्दों में व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। नंबर 2, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गेसल का कथन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। बालक क्या करता है? प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। नंबर 4, कल्पना की सजीवता। कुप्पू स्वामी के शब्दों में 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। नंबर 5, दूसरों पर निर्भरता। जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। नंबर 6, आत्म प्रेम की भावना। शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी को ना मिले। यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसे उससे ईर्ष्या हो जाती है। नैतिकता का अभाव। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनंद आता है, भले ही वह अवांछनीय हो। इस प्रकार उसमें नैतिकता का पूरा अभाव होता है। नंबर 8, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वह उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। यदि उसे भूख लगती है तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसी को अपने मुँह में रख लेता है। नंबर 2, सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वैलेंटीन का मत है 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाइयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। नंबर 10, दूसरे बालकों में रुचि या रुचि। शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में स्किनर ने लिखा है, बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि और अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। नंबर 11, संवेगों का प्रदर्शन। शिशु में जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कोई संवेग नहीं होता है। ब्रिजेज ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर घोषित किया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नंबर 12, काम प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। अपनी माता का स्तनपान करना और यौनांगों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। नंबर 13, दोहराने की प्रवृत्ति। शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऐसा करने में वह विशेष आनंद का अनुभव करता है। नंबर 14, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। वह अपने खिलौने का
विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसको फर्श पर फेंक सकता है, वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है, वह पौधा अपने खिलौनों को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है और उसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। नंबर 15, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्य और व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। नंबर 16, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। शिशु में पहले अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करते हुए क्रो ने लिखा है, बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है और धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था में से गुजरता है। अंत में वह अपने आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए। विशिष्ट बालकों के संबंध में समय समय पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से प्रमुख निम्न हैं। क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक साधारणतः एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो दूसरे बालकों में नहीं होते हैं और उन्हीं विशिष्टताओं के कारण वह दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के यसे किर्क के शब्दों में एक विशिष्ट बालक हुआ है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित है जब तक वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। सच वाइस के शब्दों में, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को औसत या सामान्य, जिन्हें हम एक या इससे अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रखते हैं। उपयुक्त सभी विद्वानों के विचारों को यदि समन्वित किया जाए तो कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, संवेगात्मक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से भिन्न हो। विशिष्ट बालकों के प्रकार। अपनी विशिष्टताओं के आधार पर ऐसे विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर आ, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में ऐसे बालकों को रखा जाता है जिनमें किसी भी प्रकार की ऐसी शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है जिसे वे सामान्य बालकों से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। ऐसे बालक प्रचलित शिक्षा एवं शिक्षण विधियों का लाभ नहीं उठा सकते। परिणाम यह होता है कि वह अन्य क्षेत्रों में समायोजन नहीं कर सकता। इस हेतु उसे निर्देशित एवं सुनियोजित करने हेतु विशेष प्रविधियों का प्रयोग करना होता है। इन बालकों के निम्नलिखित वर्ग होते हैं। नंबर 1, सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, जैसे जन्मांध, कमजोर दृष्टि वाले, ऊंचा सुनने वाले, गूंगे, बहरे आदि। नंबर 2, गतीय रूप से विकलांग बालक, जैसे पोलियोग्रस्त, लकवा, दुर्घटना या बीमारी से प्रभावित बालक आदि। नंबर 3, बहुविकलांग, जैसे वह बालक जिनमें एक से अधिक प्रकार की विकलांगता पाई जाती है। ठीक है। नंबर आ था शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। नंबर बा, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में ऐसे बालकों को रखा जा सकता है जो असामान्य बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं। इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालक। ऐसे बालक विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं अथवा किसी विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा रखते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है उनको प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2, सृजनात्मक बालक। विद्वानों द्वारा किए गए विविध अध्ययनों एवं शोधों में प्रायः एक औसत बौद्धिक क्षमता वाले बालक को अधिक सृजनात्मक पाया गया है। नंबर 3, मंदबुद्धि बालक। ऋणात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से भी कम होती है, मंदबुद्धि बालक होते हैं। नंबर 7, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। इसके अंतर्गत वह बालक आते हैं जिनकी पढ़ने लिखने की योग्यता अन्य सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इनको निम्नांकित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। सीखने की ग्राह्यता, समझ व विचारों के समन्वय की अधिकतावश ऐसे बालकों का उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा अति उत्तम होता है। नंबर 2, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। अपने शिक्षण संबंधी प्रतिकूलता के कारण जो बालक अपनी आयु वर्ग के बालकों से 1 या 2 वर्ष पिछड़े होते हैं वह शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। नंबर 10, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में प्रायः वह बालक आते हैं जो सामाजिक रूप से विशिष्ट होते हैं एवं सामाजिक समायोजन के अयोग्य होते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को 6 उपवर्ग निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, सामवेगिक रूप से परेशान बालक। इस वर्ग के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो अपने अभिभावक, अध्यापक एवं मित्रों के असंतुलित व्यवहार के कारण सामवेगिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। नंबर 2, असमायोजित बालक। ऐसे बालक अपनी अयोग्यताओं, अक्षमताओं, असमानताओं एवं समस्याओं के कारण पारिवारिक व सामाजिक वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते। नंबर 3, वंचित बालक। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक प्रतिकूलतावश ऐसे बालकों में वंचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, समस्यात्मक बालक। इन बालकों में उचित निर्देशन व वातावरण के अभाव में अनैतिक व विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण ये समाज के लिए समस्यात्मक बन जाते हैं। नंबर 5, बाल अपराधी। ऐसे बालक अपनी समाज विरोधी गतिविधियों के कारण बाल अपराधी कहलाते हैं। नंबर 6, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। ये वह बालक होते हैं जो पारिवारिक विषमताओं के कारण माता पिता द्वारा पूर्णतः तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं विशेष शिक्षा योजना। समान रूप से समाज में विविध प्रकार के बालक होते हैं जो वैयक्तिक रूप से भिन्न होते हैं, अतः सभी बालकों को एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना अनुचित होता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक समान बालक को दी जाने वाली शिक्षा एक विशिष्ट बालक के लिए उपयुक्त कदापि नहीं हो सकती। अतः विशिष्ट बालक की समस्त योग्यताओं एवं क्षमताओं को पूर्ण विकसित कर उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।
उदाहरणस्वरूप एक बालक जिसकी आंखें खराब है उसकी शिक्षण विधि एक समान आंखों वाले बालक से पूर्णतः भिन्न होती है। यह तथ्य विशेष शिक्षा की महत्ता को स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन। नंबर 1, विशिष्ट बालक का मूलतः अन्य बालकों के समान। साधारणतः विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्य समान बालकों के समान ही होते हैं, अतः विशेष शिक्षा प्रायः एक अक्षम बालक, अंधा, लूला, लंगड़ा आदि के लिए ही होती है। नंबर 2, विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक। निर्देशन की आवश्यकता कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होती है। नंबर 3, पहचान अनिवार्य। विशेष शिक्षा उन्हीं बालकों को देनी चाहिए जिन्हें विशेषज्ञों ने निरीक्षण के पश्चात उसके योग्य बताया हो। विशेष शिक्षा से तात्पर्य, विद्वानों में विशिष्ट बालकों के पृथकीकरण पर मतभेद है। इसी कारण विशेष शिक्षा के आयोजन की आवश्यकता हुई। विशेष शिक्षा का तात्पर्य कुछ परिस्थितियों से है जो निम्नवत हो सकती हैं। नंबर 1, सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षित करना, जिसमें समय समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करता है। नंबर 2, सामान्य शिक्षण से अतिरिक्त समय विशिष्ट बालकों को देना। नंबर 3, विशिष्ट बालक अपना अधिकांश समय विशेष अध्यापक एवं कुछ समय सामान्य बालकों के साथ व्यतीत करें। नंबर 4, बालक का पूर्ण रूपेण विशेष कक्षा में हो रहना। विशेष शिक्षा का आयोजन मूलतः बालक की वैयक्तिक भिन्नता अर्थात रुचि आदि के आधार पर ही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समान कक्षा शिक्षण से लाभान्वित होने पर उसे वही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, परंतु इसकी प्रतिकूल स्थिति होने पर बालक हेतु ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो और वह सर्वांगीण विकास कर सके। विशेष शिक्षा के उद्देश्य, सामान्यतः शिक्षा के जो उद्देश्य सामान्य बालकों के लिए हैं वही उद्देश्य विशिष्ट बालकों के लिए भी होते हैं, परंतु इसके साथ ही ऐसे बालकों के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं क्योंकि इनकी शिक्षण विधि, अध्यापक, पाठ्यक्रम आदि भी विशेष होता है। अतः विशेष शिक्षा हेतु विशेष विधि, विशेष दर्शन, विशेष अभ्यास एवं विस्तृत व नवीन विचारधारा को सम्मिलित करना चाहिए। विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत, प्रायः सिद्धांत योजनाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं तथा उन सिद्धांतों का लोग पालन करते हैं। अतः विशेष शिक्षा की सफलता के लिए भी प्रशासन एवं निरीक्षण द्वारा एक योजना बनाना अनिवार्य है। इस योजना हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम विशेष शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए एवं एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जो विशेष शिक्षा के लिए भवन, सामग्री, अध्यापक इत्यादि की व्यवस्था कर सके। कभी कभी शिक्षा निर्देशक व छोटे शहरों में अधीक्षक ही इस कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2, बालक बालिकाओं के अभिभावकों को विशेष शिक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, कार्यों व लाभ आदि से अवगत कराना चाहिए एवं उन्हें इस शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। नंबर 3, जिस प्रकार माता पिता का अक्षम बालक पर अधिक खर्च होता है उसी प्रकार प्रबंधकर्ताओं को भी यह स्वीकार करना होगा कि विशेष शिक्षा पर अधिक खर्च होगा, अतः जिले व राज्य को इस कार्य हेतु सहायता करनी चाहिए। नंबर 4, स्कूल प्रशासन को बालकों की आवश्यकताओं के विस्तृत अध्ययन, प्रशिक्षित व्यक्ति एवं डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा बालकों का उचित निरीक्षण करवाना चाहिए एवं उन्हें उसी के अनुरूप उचित शिक्षण प्रदान करना चाहिए। नंबर 5, प्रशासन को विशेष शिक्षा के निमित्त उचित इमारत एवं सामग्री का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। नंबर 6, प्रशासन को बालक बालिकाओं की प्रगति एवं शिक्षण विधि से संबंधित एक सुनियोजित नीति का नियोजन करना चाहिए। नंबर 7, प्रशासन को बालकों की इच्छा व रुचि के अनुकूल ही शिक्षण नीति का प्रबंध करना चाहिए जिससे विशेष कक्षा में बालक समायोजन कर सके। नंबर 8, प्रशासन को विशेष कक्षा एवं औसत कक्षा दोनों से संबंधित नीति लागू करना चाहिए। नंबर 9, प्रशासन को अपने कार्यक्रम में पैतृक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए एवं समाज व समुदाय को उसके विषय में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। नंबर 10, बालक और बालिकाओं के सामाजिक व व्यावसायिक सामंजस्य पर विशेष बल देना चाहिए। नंबर 11, प्रशासन को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि विशेष शिक्षा का आयोजन व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं से संबंधित हो।